कहानी की शुरुआत 5 साल पहले प्रतिष्ठित तियानजियान एस्टेट में हुई, जो हेबेई प्रांत का अग्रणी तलवारबाजी परिवार है। यह स्थान रमणीय है, एक सुरम्य परिदृश्य जहां पहाड़ और पानी एक दूसरे से सहज रूप से मिश्रित है। झील के किनारे 2 आकृतियां टहल रही हैं। उनमें से एक हमारे नायक के पिता है, जो तियानजियान एस्टेट के प्रमुख हैं। वह चलते चलते कहते हैं, अगर मेरे 2 बेटे होते तो मैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने देता। उसके पीछे चल रहे चाचा हंसते हुए कहते हैं, मैं समझ गया भाई। 5 बेटियों के बाद अंततः आपको अपना प्यारा बेटा मिला। जब आपको मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा के बारे में पता चला तो आप खुशी से नाच उठे थे। पिता ने विरोध करते हुए कहा, जबकि मेरा मानना है कि मेरा बेटा सेंट्रल प्लेन्स का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, हमारे परिवार को गौरव दिलाएगा और इतिहास में महान नायकों के साथ अपना नाम दर्ज कराएगा। उसके चाचा उसे सांत्वना देते हैं, उसे अभी मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एस्टेट का मुखिया केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दे सकता है, असंभव। वह मुझे अपनी किताबें लौटाने के लिए परेशान करेगा। अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हुआंग मॉकफोंग। वे दीवार की ओर देखते हुए चिल्लाते हैं, जहां 3 बच्चे घबराहट में भाग रहे हैं। दोनों व्यक्ति घबरा गए। हुआंग मॉकफोंग को एस्टेट में कौन लाया? पिता ने देखा कि उसका बेटा शांत भाव से खड़ा है और क्रोधित ततयों के झुंड के सामने तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। वह निडर प्रतीत होता है। लड़के ने अंततः देखा कि ततैया हॉर्नेट्स आ रहे हैं। जैसे ही उसका चाचा उसकी ओर दौड़ने लगता है, पिता उसे रोक देता है। यह देखना चाहता है कि उसका बेटा कैसी प्रतिक्रिया देगा। तेजी से सटीकता के साथ लड़का अपनी तलवार चलाता है और प्रत्येक भौरे को 2 टुकड़ों में काट देता है। आखिरी कीड़ा भी उसकी तलवार से मारा जाता है। चाचा हैरान होकर अपने भाई की ओर मुड़ते हैं। वह तलवार चलाने की कौन सी तकनीक थी? एस्टेट का मुखिया विचारों में खोया हुआ बुदबुदाता हुआ। अप्रत्याशित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में ये 3 सरल तलवार चालें शांगशेंग तलवार शैली से कहीं बेहतर साबित हुईं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, वह वास्तव में मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है। वह 5 साल पहले था। अब वर्तमान से 1 वर्ष पहले एक धीमी बहती नदी के किनारे हमारा नायक एक बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठा है जो किताब पढ़ने में तल्लीन है। वह बूढ़े आदमी को देखता है, उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खेल रही है। वह विद्वत्तापूर्ण वातावरण सचमुच प्रभावशाली है। वह वास्तव में एक महान विद्वान है। जिज्ञासावश वह उसके पास जाता है। कौन सी पुस्तक घंटों तक उसका ध्यान खींच सकती थी? वह सीधे पूछते हैं, सर, क्या मैं उस पुस्तक का शीर्षक पूछ सकता हूं? बूढ़ा आदमी हैरानी से उसकी ओर देखता है। इस प्राचीन ग्रंथ को हुआंग लॉन्ग यूशी कहा जाता है। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। हुआंग लॉन्ग यूशी, गोल्डन ड्रैगन का खेल। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठता है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस बारे में है? बूढ़ा आदमी हंसता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह लड़के को किताब दे देता है। यदि आप इतने उत्सुक हैं तो स्वयं देख लीजिए। लड़का उत्सुकता से पुस्तक स्वीकार करता है और उसे खोलता है। वह सुलेखन से प्रभावित होकर पात्रों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। अविश्वसनीय, सभी हस्तलिखित, इतनी सुंदर और नाजुक स्क्रिप्ट। बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अभी भी तल्लीन, लड़का जवाब देता है, पात्रों में छिपे अर्थ प्रतीत होते हैं। मेरा मानना है कि यह कोड में लिखा है। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से कहता है, ओह, आपने एक नजर में ही काफी कुछ समझ लिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं? थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उसे समझाया तो लड़के को अंततः उसका अर्थ समझ में आ गया। बस इतना ही उसके लिए निम्नलिखित शब्दों का अनुवाद करने के लिए पर्याप्त था। और इस प्रकार बूढ़ा आदमी और लड़का जंगल में बैठकर बातें करने लगे। वे बिना थके कुछ देर तक चलते रहे। बूढ़े आदमी ने लड़के की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा लड़का इतना प्रतिभाशाली होगा। पुस्तक को हाथ में लेकर उन्होंने उत्साह से कहा, बेटा, यह पुस्तक संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवादित है। क्या आप मेरे साथ इसका अर्थ समझना जारी रखना चाहेंगे? ये सुनकर लड़का अपने चेहरे पर आई खुशी को छिपा नहीं सका। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े, सिर थोड़ा झुकाया और कहा, मेरे साथ इतना अमूल्य ज्ञान साझा करने के लिए धन्यवाद। बूढ़ा आदमी भी बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। समय उड़ गया और जब तक लड़का घर लौटा, चांद आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था। जैसे ही वह गेट से अंदर आया, उसके पिता चिंतित होकर बोले, तुमने अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों नहीं किया? अब तक आप कहाँ थे? लड़के ने ईमानदारी से बताया, एक शिक्षक जो राजपरिवार के पूर्व शिक्षक थे, मुझे पढ़ा रहे थे। वह अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसके पिता ने गुस्से से भरी खर्राटे भरी। वह लड़के को लगातार डांटता रहा, जिससे उसके कान जलने लगे।
आप हमारे परिवार के वंशज हैं। आज से मैं तुम्हें तब तक संपत्ति छोड़ने से मना करता हूं जब तक कि तुम सर्वोच्च स्वर्गीय मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते। इतना कहकर वह गुस्से से मुड़ा और चला गया। लड़का केवल निराशा से आहें भर सकता था। अगले दिन सुबह सुबह ही आंगन में चीखें गूंजने लगीं। ये युवक लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। बेशक हमारा नायक उनमें से एक था, लेकिन वह केवल दबाव में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके चाचा एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर चिल्लाए, आज का फॉर्म अभ्यास यहीं समाप्त होता है। सभी लोग प्रशिक्षण सत्र जारी रखने के लिए घोड़े की मुद्रा में बैठ जाएं। चलते चलते उन्होंने आगे कहा, एक मार्शल कलाकार के लिए घोड़े की मुद्रा सबसे बुनियादी मुद्रा है। नायक की घुड़सवार मुद्रा पूरी तरह से दुनिया से थकी हुई लग रही थी। उसके चाचा की आवाज धीमी पड़ती रही। घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करते समय आपको सभी विचलित करने वाले विचारों को खत्म करना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ची ची विकसित करने में आपके निचले पेट में ची के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना शामिल है। आपकी रीढ़ और आपका मस्तिष्क। अपने पेट के निचले हिस्से को बाहर की ओर धकेलें। आपके पैर की उंगलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए और अपना पिछला हिस्सा अंदर कर लो। जब उसका चाचा लगातार बोलता रहता था, नायक आहें भरता था। उसका भाव अवर्णनीय था। उसका मन अभी भी भटक रहा था। यदि गुरु बनने की मेरी यात्रा में मेरा सामना किसी अत्यंत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो जाए तो एक क्षण में मेरा सिर मेरी गर्दन से अलग हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी रगों में बहने वाले योद्धा के रक्त को एक सम्मानित विद्वान के रक्त में बदलना चाहता हूं, एक ऋषि की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से पढ़ते हुए मेरी छवि। क्या यह अत्यधिक पसीना आने और घोड़े की मुद्रा में रहने के कारण चक्कर आने की तुलना में अधिक आकर्षक नहीं है? विचारों में खोए हुए नायक को बीच में ही झपकी आ गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया, जिससे वह चौंक कर जाग गया। उसके पिता उसके सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे, प्रशिक्षण के दौरान सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा ध्यान भटकता रहा तो मैं तुम्हें सारी रात अभ्यास करवाऊंगा। क्या तुम समझ रहे हो? लड़के ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं समझ गया। उसके पिता हताश होकर मुंह फेरकर चले गए। उसके चाचा उन दोनों को शून्य भाव से देखते रहे। वे इस दृश्य से स्पष्टतः हतप्रभ थे। वह लड़के के पिता के पीछे दौड़ा और चिल्लाया, रुको, मैंने सुना है कि वे हस्त संचालन करते समय सो जाते हैं, लेकिन आसमान छूने की मुद्रा का अभ्यास करते समय ऐसा कभी नहीं हुआ। पिता ने साफ कहा, मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। उसकी आंखें बंद थीं, सांस रुकी हुई थी और वह खर्राटे ले रहा था। चाचा को अविश्वास बना रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसने सचमुच ऐसा किया? पिता ने आगे कहा, जब मैंने उसकी गर्दन के पीछे मारा तो वह नींद से जाग गया और तुरंत अपनी मुद्रा ठीक कर ली। चाचा ने सुझाव दिया, शायद आप गलत थे। आखिरकार आसमान छूने का अभ्यास करने और सो जाने के बीच का अंतर बहुत ही महीन रेखा है। क्या मुझे आपको यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है? पिता ने प्रतिवाद किया, क्या आपको लगता है कि अगर वह सचमुच अपने प्रशिक्षण के प्रति गंभीर होता तो वह इतनी आसानी से हार मान लेता? चाचा केवल हंस ही सके। फिर स्वयं को रोक न पाने के कारण वह जोर से हंसने लगा। पिता ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें यह मनोरंजक लगता है? ठहाके लगाते हुए चाचा ने समझाया, नहीं, लेकिन सोचो तो, वह केवल 12 वर्ष का है और वह आसमान छूने का अभ्यास करते हुए सो सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पिता ने तो बस उपहास किया। बाद में उस रात ऊंचे लटकते चांद के नीचे लड़का अपनी किताबों के ढेर के पास बैठा हुआ अभी भी गुस्से में था। मुझे तो बस आंखें खोलकर सोना चाहिए था, वह बड़बड़ाया। मुझे पता था कि मैं टचिंग द स्काई का अभ्यास करते हुए सो सकता हूं, लेकिन पिताजी को मुझे पकड़ने देना। मैं बहुत बेवकूफ हूं। अचानक उसके दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, यंग मास्टर। जैसे ही एक युवक ने दरवाजा खोला, लड़के का चेहरा चमक उठा। आप लियू एस्टेट से लौट आए हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। युवक ने उसे एक पत्र दिया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। लड़के ने जल्दी से पत्र फाड़ दिया। कुछ मिनट के अध्ययन के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। तो यह बात है, अब मैं समझा। सचमुच एक शाही शिक्षक के योग्य। मुझे नहीं पता कि द रोमिंग ड्रैगन्स प्ले किसने लिखा है, लेकिन वे एक शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह बिस्तर पर लेट गया और उसे नींद आने लगी। एक क्षण में वह गहरी नींद में सो गया। जब वह सो रहा था तो उसके दिमाग से कुछ उभर कर हवा में तैरने लगा। यह एक ड्रैगन था और यह दृश्य देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ड्रैगन बड़ा हो गया और उसका आकार चमत्कारिक रूप से बढ़ गया। यह कमरे में चारों ओर शान से उड़ रहा था, फिर सोए हुए लड़के की ओर मुड़ा। यह बात सीधे उसके दिमाग में उतर गई, मानो घर लौट रही हो। वह शांति से सोता रहा,
यद्यपि उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। अगली सुबह वह एक बड़े पेड़ के नीचे घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा था। उसका साला हाथ में तलवार लेकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि कल अभ्यास के दौरान आप सो गए थे। थकावट के कारण थोड़ा कांपते हुए लड़के ने कहा, सच कहो जीजाजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसके बहनोई ने सोच विचार कर उसकी थोड़ी सहलाई। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के ने दांत पीसते हुए सोचा, क्योंकि मैंने अभी तक सोते हुए भगवान की तकनीक में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए मुझे यह अपमान सहना पड़ रहा है। उसका साला उलझन में रह गया। वह एक साथ ही प्रतिभाशाली और अनाड़ी मूर्ख दोनों है। यदि वह एक ही नजर में सब कुछ याद कर सकता है तो वह सहस्राब्दी में एक बार होने वाला विलक्षण व्यक्ति है। लेकिन जब वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है तो वह मूर्ख जैसा क्यों दिखता है? उसके पास मार्शल बोर्न टैलेंट क्यों है? यह बहुत अजीब है। वह इतनी देर से घोड़े की मुद्रा में खड़ा था कि उसके पैर जलने लगे और पीठ में दर्द होने लगा। जीजाजी, उसने विनती की, कृपया मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मेरा चेहरा देखिए, मैं लगभग मर रहा हूं। अगर आप मुझे आराम नहीं करने देंगे तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। उसका साला उसके पास आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तुम कितने साल के हो? तुम 12 साल के हो, और हर बार जब हम घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यही कहानी होती है। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? अन्य मार्शल परिवारों में वे 8 साल की उम्र तक इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग तो 6 साल की उम्र तक भी इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। और यहाँ हम हेबेई के सबसे प्रतिष्ठित मार्शल परिवार में हैं, जहाँ एक पिता को सबसे अच्छे तलवारबाज के रूप में जाना जाता है और उसका 12 वर्षीय बेटा घोड़े पर बैठना भी नहीं जानता। उसने नाटकीय ढंग से अपनी छाती पीट ली। क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरा दिल कितना टूट जाता है? वो विलाप करने लगा। उन्होंने फिर से घूमना और व्याख्यान देना शुरू कर दिया। और अगर यह मेरे लिए इतना बुरा है तो सोचो तुम्हारे पिता को कितना दुख हुआ होगा। तुम कम से कम कुछ तो कह सकते थे। जब उसका साला अपनी तीखी टिप्पणी जारी रख रहा था तो लड़के के चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। सफलता। कल मुझे ये करने में पूरी 1 घड़ी लग गई थी, लेकिन आज आधी घड़ी भी नहीं लगी। उनकी अभिव्यक्ति शुद्ध, अमिश्रित उल्लास से भरी थी। उसका साला बेखबर होकर इधर उधर घूमता और बड़बड़ाता रहा। यून एस्टेट का युवा मालिक आपसे केवल 3 साल बड़ा है और वह पहले से ही सबसे मजबूत में से एक है। उसने अपनी आंखें घुमाईं। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो बिना सोचे समझे मार्शल आर्ट में कूद पड़ता हूं, उसने सोचा। कृपया, उसके बहनोई ने विनती की, बस ध्यान केंद्रित करो और ठीक से प्रशिक्षण लो। वह केवल एक ब्रेक के लिए रोया, जिससे उसके बहनोई का भाषण और भी तीव्र हो गया। बस सहन करो, तुम्हारे पिता ने इसकी मांग की थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें तब तक अभ्यास करवाना है जब तक तुम सही नहीं कर लेते। अपनी शिकायतों के बावजूद उनके भीतर गहन संतुष्टि की भावना बस गई। वह अभी भी सपने का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया था। यह पहली बार था जब उसने इतना स्पष्ट सपना देखा था। वह अचानक जाग गया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसके सामने एक चमकदार, चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। वह हैरान होकर उसकी ओर बढ़ गया। वह चारों ओर देख रहा था और यह सब समझने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने 3 अलग अलग रास्ते थे, जिससे वह पूरी तरह से भटक गया। वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। चाहे उसने कोई भी रास्ता चुना हो, वह अंत में वहीं पहुंचा जहां से उसने शुरुआत की थी। वह तीनों प्रवेश द्वारों के सामने खड़ा होकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। तभी उसे यह बात समझ में आई, इसीलिए यह जगह इतनी परिचित लगती है। क्या यह स्थान किसी तरह से मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है? वास्तविकता में वापस आकर वह घोड़े की तरह सोचता रहा, मैं नहीं मानता कि यह मेरे भाग्य से जुड़ा है। उसका साला बड़बड़ाता हुआ उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। बस थोड़ा और रुको, तुम लगभग आधी घड़ी पर हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। यह उसके पिता थे, जो उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मार रहे थे। वह चौंककर घूम गया। पिता। उसके पिता ने उसकी ओर घूरकर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके बहनोई ने जल्दी से सिर झुकाया। ससुर जी, उसके पिता चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? उसका साला उलझन में दिख रहा था। लड़के की ओर इशारा करते हुए उसके पिता ने झल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा है? उसका साला उसकी ओर आया और देखने लगा। एक आदर्श अश्व मुद्रा क्यूई और रक्त के प्रवाह को प्रकट करेगी। लड़के का पिता चिढ़कर चिल्लाया, लेकिन ध्यान से देखो, इस प्रकार हम झान झवांग श्वास का अभ्यास करते हैं। वह तुम्हें डांटने क्यों आ रहा है? क्या तुम कल की तरह फिर से दिवास्वप्न देख रहे हो, मेरी अवहेलना कर रहे हो? क्या यही है? लड़का पश्चाताप से भरकर मोह बनाने लगा। लानत है, उसने सोचा।
मैं उस अजीब सपने में इतना खो गया था कि मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। उसके पिता ने अपना तीखा हमला जारी रखा। यदि आप जानबूझकर फिर से मेरी अवहेलना करते हैं, तो आपको झांझवांग अभ्यास की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैं आपको एक अलग, अधिक कठिन अभ्यास दूंगा। तुम बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हो। हालांकि अंदर ही अंदर पिता सोच रहे थे कि उनके पास एक स्वाभाविक रूप से उपहार स्वरूप दिया गया शरीर है, इसलिए ये अजीब घटनाएं संभव है। यदि वह लगन से प्रशिक्षण ले तो वह असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है, लेकिन वह अपनी इस प्रतिभा का उपयोग मुझे चुनौती देने के लिए कर रहा है। मुझे अब और कितना इंतजार करना होगा? उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। निराशा बढ़ रही थी। वह हताश होकर बोला, आपको 3 दिनों तक अपने कमरे तक ही सीमित रखा जाएगा। अपने व्यवहार पर विचार करें। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। लड़का अपने पिता को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, केवल 3 दिन। यदि मैं हुआंग लॉन्ग डूही के रहस्यमय अंश को फिर से लिखना चाहूं तो भी मुझे इसे पूरा करने में पूरे 5 दिन लगेंगे। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया और अपने बहनोई को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसके बहनोई ने थकावट भरी आह भरी। रात हुई। कैद में होने के बावजूद लड़का बहुत खुश था। हाँ, यही अर्थ है। संदर्भ को समझने के बाद अब सब कुछ समझ में आ गया है। सचमुच एक पूर्व शाही विद्वान के योग्य। वह विद्वान इस प्रकार सच्चा अर्थ कैसे छिपा सकता है? आश्चर्यजनक। वह अपने हाथ में रखी किताब पर ध्यान लगाए रहा। काफी देर के बाद आखिरकार थकान होने लगी। वह खड़ा हुआ और अपने बिस्तर की ओर देखने लगा। जैसे ही वह लेटा, उसके विचार पुनः उस अजीब सपने की ओर चले गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे दोबारा देख पाऊंगा। जैसे ही वह नींद में डूबा, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से उभर आया। उन्होंने इसकी आशा की थी। हालांकि यह महज एक सपना था, लेकिन यह बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। चाहे सपना हो या हकीकत, चाहे राक्षसों द्वारा रचा गया दृश्य हो या मेरी अपनी कल्पना, मैं अभी भी उस गुफा की खोज करना चाहता हूं, जहां मैं कल पहुंचा था। चाहे मैं कोई भी रास्ता चुन लूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल पाता। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं, ये और अधिक विश्वासघाती क्यों होता जाता है? ठीक वैसे ही जैसे हुआंग लॉन्ग डूही में रहस्यमय अंश है। जिस मार्ग से वह अंदर गया वह उसके सामने संकरा हो गया। रास्ता उसे प्रकाश के स्रोत की ओर ले गया, लेकिन अंततः वह पुनः वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी, और पूरी तरह निराश था। वह एक चट्टानी टीले पर बैठ गया। उसका सिर धड़क रहा था। सन्नाटे में एक आवाज उसके कानों तक पहुंची। वह चौंक गया। उसे इसकी उत्पत्ति के बारे में निश्चितता नहीं थी। वह ध्यान से सुनने लगा, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। आवाज गूंजी, वह जो हुआंग लॉन्ग के योग्य है। वह अपने पैरों पर उछल पड़ा और चारों ओर देखने लगा। क्या वह कोई है? कोई और आवाज न सुनकर उसने सोचा कि शायद वह गलतफहमी में है। एक आभास के आधार पर वह दूसरे मार्ग में प्रवेश कर गया। क्या वहां कोई है? कोई उत्तर नहीं आया, केवल हवा की सीटी सुनाई दी। अचानक उसका पैर पथरीली जमीन पर फिसला और वह गिरने लगा। वह गिर रहा था, अंधेरे में नीचे जा रहा था। गुफा की गहराई उसे पानी के एक ठंडे कुंड में ले जा रही थी। वह डूब गया। ठंड बढ़ती जा रही थी। उसकी छाती में दबाव बढ़ रहा था। वह सांस नहीं ले पा रहा था। दुस्वप्न समाप्त हो गया और वह झटके से जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। यह तीसरी बार था जब उसने बिल्कुल वैसा ही सपना देखा था। वह जानता था कि यह केवल उसकी कल्पना है, उसके मन की उपज है, फिर भी वह इसकी रहस्यमय गहराइयों को जानने की इच्छा को दबा नहीं सका। ऐसा महसूस हुआ मानो गुफा के भीतर कोई अंधेरी शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। यदि वह इसी तरह चक्कर लगाता रहा, तो वह वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरू किया था, या इससे भी बदतर, एक मृत अंत में फंस जाएगा। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। यह विचित्र स्थिति हवांगलोंग द्वीप के एक प्रसंग के समान प्रतीत हुई। उसने एक बार फिर सपने में प्रवेश करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वह इसे स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन उसे यकीन था कि वहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में डूब गया। उसके सामने परिचित दृश्य साकार हो उठा। वह हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता था। उसी चट्टान के कारण निकास मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसे पता था कि वह वापस आ जाएगा। वह चाहता था कि कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा मार्ग हो। यदि इस स्वप्न में सब कुछ, यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। गुफा में और अंदर जाते हुए उसने ये शब्द जोर से बोले। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य अवरोध को पार कर गया हो। उसके चारों ओर की दुनिया टूट गई, टूटे दर्पण की तरह विलीन हो गई, मानो अंततः कुछ टूटकर बिखर गया हो। वह उल्लेखनीय रूप से शांत रहे। उसने यह कर लिया था। वह अंतहीन चक्र से मुक्त हो गया था। मैंने ये किया है, उन्होंने कहा।
उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसी समय वह जाग गया, अभी भी थोड़ा भ्रमित था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा सका। वह अपनी ही चीख से चौंककर जाग गया था। एक युवक चिंतित होकर दौड़ता हुआ अंदर आया। युवा मास्टर, क्या हुआ? बिस्तर पर बैठते हुए उसने जवाब दिया, यह बस एक सपना था, भयानक सपना। युवक ने पूछा, जिस तरह से तुम चिल्ला रहे थे, मुझे लगा कि कुछ भयानक हुआ है। बाद में अध्ययन कक्ष में वापस आकर वह विचारों में खोया हुआ पढ़ता हुआ बैठ गया। यदि हुआंगलोक दुई की गूढ़ कविताएं अमूर्त थीं, तो उनके सपने में भूलभुलियानुमा गुफा निस्संदेह दृश्यात्मक थी। ठीक है, उसने खुद से कहा, चलो उन संस्कृत अंशों को याद करने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना ध्यान एकाग्र किया और फिर उसे यह बात समझ में आ गई। उन्होंने बिना प्रयास किए ही सहजता से उनका अर्थ समझ लिया। उसने चारों ओर अलमारियों में रखी पुस्तकों पर नजर डाली। उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक पृष्ठ पढ़ता गया। उसका आनंद अथाह था। अविश्वसनीय, एक बार पढ़ने के बाद ही मुझे सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने कहा, यहां तक कि जटिल गणितीय गणनाएं भी। मैं उन सभी को बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना सोचे समझे समझ लेता हूं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर दिव्य प्राणी बन गए हों। और इसलिए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे निश्चित रूप से उसके पिता को झटका लगा होगा। वह अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग छोड़ देंगे। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह महान विद्वान बन गया तो उसके पिता उसके बारे में शिकायत करना बंद कर देंगे। स्वर्ग सचमुच मेरे पक्ष में है, उसने सोचा। अंततः मैं उस थकाऊ मार्शल आर्ट प्रशिक्षण से मुक्त हो गई। बाहर से आई एक कॉल के कारण उनका जश्न बीच में ही रुक गया। युवा मास्टर, एक युवक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। युवक ने वह समाचार दिया जिसके बारे में उसे पता था कि लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा, युवा गुरु ने आपको आज से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है। लड़के का चेहरा उतर गया। वह इतना निराश था कि बोल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलना उसके लिए मजेदार था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट से सचमुच नफरत थी। लड़के की निराशा से बेखबर युवक ने आगे कहा, गुरु आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करें। हार मानकर लड़के ने अपने कपड़े बदले और दरवाजे की ओर चला गया। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, अगर मेरे पास बस कुछ दिन और होते तो मैं उस पूरी गुफा का पता लगा सकता था। वह अभी बाहर निकला ही था कि उसके एक साले ने उसका स्वागत किया। छोटे भाई, उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? आज आपके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मेरी है। क्या आपने अभी तक घोड़े की मुद्रा में महारत हासिल नहीं की है? लड़का केवल कुछ सकारात्मक बातें ही कह सका। वह फिर से परिचित भयावह मुद्रा में आ गया। उसके बहनोई की आवाज धीमी गति से गूंज रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अन्य शिष्य हमारा मजाक उड़ाएंगे? उसके बहनोई ने निर्देश दिया कि 1 घंटे तक घोड़े पर स्थिर रहो। मैं वहां पर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जैसे ही वह उस मुद्रा में खड़ा हुआ, लड़का अपने बहनोई को देख रहा था। वह व्यक्ति तलवार चलाने के अभ्यास में पूरी तरह से लीन लग रहा था। वह अभ्यासपूर्वक अनुग्रहपूर्वक आगे बढ़े। लड़के ने ध्यान से देखा तो उसे कुछ बात ध्यान में आई। कुछ ऐसा जिसने उसे और भी अधिक ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। उसे यह अजीब लगा। मैंने निश्चित रूप से उसकी तलवार की नोक पर एक हल्की चमक देखी थी। उसने अविश्वसनीय रूप से सोचा, यह असंभव है। अचानक यह बात मेरे दिमाग में आई। चाहे वह 4 पुस्तकें और 3 क्लासिक्स हों, आई चिंग हों, या यहां तक कि सबसे जटिल गणितीय ग्रंथ हों, मैं उन्हें तुरंत समझ लेता हूं। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उनमें प्रयोग करने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपनी भुजाओं को स्वतंत्रतापूर्वक घुमाया और उनमें एक अजीब सी ऊर्जा का संचार महसूस किया। ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण हुई और उसे शक्ति से भर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। उसके अंदर एक रोमांच दौड़ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, उसने सोचा, मैं उड़ रहा हूं। यह अनुभूति उत्साहवर्धक थी। फिर जैसे किसी सम्मोहन से बाहर आ गया हो, वह अपने पैरों पर वापस आ गया और नकली परेशानी में अपना सिर पकड़ लिया। यह मुझे एक महान विद्वान बनने के मेरे सपने से और भी दूर ले जाएगा। विचारों में खोया हुआ वह अचानक चिल्ला उठा। चौंककर उसका साला दौड़कर आया। छोटे भाई, क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐंठन हुई? थकावट का बहाना करते हुए लड़के ने जवाब दिया, मैं बहुत थक गया हूं। उसके बहनोई ने उपहास किया, लेकिन उन्होंने नरमी बरती और लड़के से कहा कि वह आराम करे और जब वह बेहतर महसूस करे तो प्रशिक्षण पुनः शुरू करे। एक हताश आह भरते हुए वह मुड़ा और चला गया। उसे जाते हुए देखकर लड़का चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और विचारों में खो गया। उसे चिंता थी कि उसके पिता उसमें आए परिवर्तन को नोटिस कर लेंगे।
दृश्य एक झील के किनारे स्थित प्रांगण में स्थानांतरित हो गया। एक युवती वहां बैठी गर्म चाय का आनंद ले रही थी। उसके सामने युन चेंग बैठा था। महिला ने सहजता से कहा, कौन सी हवा हमारे युवा मालिक को यहाँ लाती है? उन्होंने वह प्रश्न उठाया जो उन्हें परेशान कर रहा था। आप आत्मा तलवार के 9वें रुख के शिखर पर कब पहुंची, बड़ी बहन? उसकी बड़ी बहन ने उत्तर दिया कि वह अभी 8वीं की परीक्षा दे रही है। यद्यपि पिछले रुख अपेक्षाकृत सीधे थे, लेकिन 8वां रुख अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। तो आरोही तलवार मुद्रा में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? इस प्रश्न का सामना करते हुए उसकी बड़ी बहन को बहुत दिमाग लगाना पड़ा। फिर ओह नहीं, उन्होंने जवाब दिया, इसमें आपको लगभग 2 साल लगेंगे। 2 वर्ष का आंकड़ा सुनकर वह चौंक गया। वह अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखते हुए बुदबुदाया, तो मुझे 2 साल लगेंगे। उसकी बड़ी बहन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसे इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसने अनुमान लगाया, मुझे मत बताओ कि तुम एक ही रात में आत्मा तलवार के सभी 9 रुखों पर विजय पाने की योजना बना रहे हो। इस प्रश्न ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसकी बड़ी बहन ने भौहें सिकोड़कर उसके जवाब का इंतजार किया। क्या यह सच हो सकता है? फिर उसने घोषणा की, हे भगवान, असंभव। भले ही आप कई बार मरकर वापस जीवित हो जाएं, फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने उदास होकर उत्तर दिया, यदि मैं सफल न भी हूं, तो भी कम से कम 9 आसनों पर विजय पाने की विधि तो समझ ही सकता हूं। इससे उसकी बड़ी बहन को बहुत खुशी हुई। क्या आप गंभीर हैं? उन्होंने बस आह भरते हुए कहा, किसी भी तरह से मैं इस समय काफी खोया हुआ महसूस कर रहा हूं। उसकी बड़ी बहन अपने चेहरे पर आई खुशी को छिपा नहीं सकी। अंततः आप एक सच्चे मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखने लगे हैं। ये हमारे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे तुरंत पिताजी को बताना होगा। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, कृपया इसे अभी पिताजी से गुप्त रखें। लेकिन वह सुन नहीं रही थी। उसने उत्सुकता से उसे प्रशिक्षण हॉल की ओर चलने के लिए कहा। वह अवाक होकर उसे जाते हुए देखता रहा। प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार पर दोनों भाई बहन अंदर चले गए। उसकी बड़ी बहन ने तलवार खींचने की तैयारी की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहती थी। हाथ में तलवार, उसकी निगाहें तेज। फिर उसने तलवार से कई चालें चलनी शुरू कर दी। वह तलवार ऐसे चला रही थी मानो वह रेशम का फीता हो। उसकी चाल सहज और सुंदर थी। जैसे ही उसने तलवार ऊंची उठाई, वह अपनी आंखें फाड़े देखता रह गया। उसने अपनी बांह नीचे की और ब्लेड से एक अद्भुत सुंदर रेखा खींची। अद्भुत! उसने विस्मय से सांस ली। उसकी बड़ी बहन की कुशलता उसकी कल्पना से भी अधिक थी। उनके किसी भी साले की तुलना नहीं की जा सकती थी। कुछ समय बाद उसने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उसके प्रश्न से वह असमंजस में पड़ गया। क्या मैं कहूं कि मैंने कुछ नहीं देखा, या फिर मैंने इसे गलत देखा? लेकिन अगर मैं इसे स्वयं समझने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद को गंजा समझूंगा। उसने उससे मदद मांगने का फैसला किया। एक आह भरते हुए वह बोला, आखिरकार वह इसी कारण से उसके पास आया था। आपने 3 फाकिम थाक तलवार तोड़ने की तकनीक को अंजाम दिया। उसका सही उत्तर सुनकर वह उत्साहित हो गई। वे 3 कौन थे और क्रम में वे कहां दिखाई दिए? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, पहले सेट के 5 में से बीच के 3, दूसरे सेट के शुरुआती 5 और तीसरे सेट के अंतिम 7। उसके जवाब से वह आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। वह सोच में पड़ गई और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने पहली 2 तकनीकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया, लेकिन अंतिम तकनीक में मैंने जानबूझकर अपनी गतिविधियों को अव्यवस्थित रखा ताकि वह उसे पहचान न सके। फिर भी उन्होंने इसे समझ लिया। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने सचमुच बहुत स्पष्ट रूप से देखा। बहुत बढ़िया, मेरे छोटे भाई तियान युन चेंग। जैसा कि हेबई के सबसे महान तलवारबाज के एकमात्र उत्तराधिकारी स्वर्गीय तलवार कबीले के युवा स्वामी से अपेक्षित था। आप इसे कभी मत भूलना। वह इन शब्दों का सामना करने में अनिच्छुक लग रहा था। इसके बाद वे प्रशिक्षण हॉल से बाहर चले गए। उसी समय 2 अन्य युवतियां वहां आईं। वे एक रास्ते से चले गए, जबकि वह दूसरे रास्ते से चला गया। उन्हें निराशा का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्हें रोमिंग येलो ड्रैगन तकनीक को समझना एक तरफ रखना पड़ा। उन्होंने सोचा कि यदि वे स्थापित पद्धतियों को बाधित करना जारी रखेंगे तो क्या होगा। दोनों महिलाएं अपनी बड़ी बहन की ओर बढ़ीं। वे अंदर गए और उसका अभिवादन किया। उनमें से एक ने कहा, हम यहाँ हैं। युन चेंग आपके पास क्यों आया है? दूसरे ने कहा, शायद वह प्रशिक्षण छोड़ने के लिए कोई और बहाना बना रहा है। मुझे ये जानने के लिए उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा, यह सच ही होगा। वह लड़का सिर्फ इसी कारण से बड़ी बहन के पास आता है। उनकी सबसे बड़ी बहन ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब उस लड़के से क्या है? वह अभी भी हमारे कबीले का युवा स्वामी है। अपने शब्दों पर ध्यान रखें। उसने आगे कहा,
जैसा बाप वैसा बेटा। वह अभी जवान है, बस इतना ही। एक दिन वह इन जमीनों का राजा बनेगा। छोटी बहनों में से एक ने नाटकीय ढंग से आह भरी। मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्दी आ जाए। उनकी सबसे बड़ी बहन खिलखिलाकर मुस्कुराई। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 माह बाद युन चेंग की मां बोली, मेरे भाई ने संदेश भेजा है। युन चेंग और उसके पिता चाय की मेज पर बैठे। उसके पिता ने जवाब दिया, उन्होंने हमें ससुर के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि इस बार अगर हम थोड़ा जल्दी निकल जाएं तो बेहतर होगा। युन चेंग ने उत्साह से भरकर पूछा, मां, हम कब जा रहे हैं? युन चेंग ने बेकाबू होकर मुस्कुराते हुए सोचा, हाँ, मुझे महीनों तक दादाजी के घर पर रहना पड़ेगा और सारी ट्रेनिंग से बचना पड़ेगा। उसके पिता ने अपने बेटे के हाव भाव देखकर सोचा, वह बदमाश अपने चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान लिए क्या सोच रहा है। फिर वह झल्लाकर बुदबुदाया, वह छोटा बदमाश। दृश्य एक विशाल, विस्तृत समुद्र तट पर स्थानांतरित हो गया। युन चेंग एक नाव पर सवार होकर अपने दादा के घर जा रहा था। वह कुर्सी पर बैठ गया, खिंचा और फिर ऊब से आहें भरने लगा। 2 दिन हो चुके हैं और अभी 1 दिन और बाकी है। यह वाकई बहुत दूर है। अचानक उसके बगल से उबकाई की आवाज आई। वह एक युवा महिला थी जो समुद्री बीमारी से पीड़ित थी। वह लगातार अनियंत्रित रूप से उल्टियां करती रही। युन चेंग उसके पास गया और सोचा कि उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। उसे अपना पिता समझकर उसने कमजोरी से कहा, मैं ठीक हूं पिताजी। लेकिन जब उसने मुड़कर युन चेंग को देखा तो वह आश्चर्य से पीछे हट गई। आप कौन हैं? इससे पहले कि मतली की एक और लहर उस पर हावी हो जाती, उसने पूछा। युन चेंग ने उसे सलाह दी, जितना ज्यादा तुम इसे रोकने की कोशिश करोगी, उतना ही बुरा महसूस करोगी। गहरी सांस लेने की कोशिश करो। हालांकि उसने अपना घमंडी व्यवहार बरकरार रखा। मैंने तुमसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने अभी भी अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। पिछले 2 दिनों से मैं भी तुम्हारी तरह समुद्री बीमारी से पीड़ित हूं। इसलिए गहरी सांस लेने की कोशिश करो। वह झल्लाकर बोली, मैंने तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा, और उल्टी जारी रखने के लिए वापस समुद्र की ओर मुड़ गया। उसने आह भरी। लगता है कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपनी तर्जनी उठाई। उसने उसकी पीठ पर एक दबाव बिंदु दबाया। वह अचानक हुई इस कार्रवाई से चौंक गई। इसके बाद उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। उसकी आवाज नर्म हो गई और उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? एक्यूप्रेशर बिंदु, उन्होंने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि मिस मार्शल आर्ट में भी जानकार है। फिर अपनी क्यूई को बायहुई और शिंजू बिंदुओं तक प्रसारित करने का प्रयास करें। युवती शी शियाओलिन अभी भी उसके निर्देशों से चकित दिख रही थी। युन चेंग ने उसे प्रोत्साहित किया, बस कोशिश करो। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैडम, आप बेहतर महसूस करेंगी। उसकी सलाह मानकर उसने संतोष की सांस ली। आहा, ये तो बहुत ताजगी देने वाला है। युवा मास्टर, आपको ये कैसे पता चला? क्या आपने पहले कभी जहाज के अगले भाग पर खड़े होकर इस क्यूई परिसंचरण तकनीक का प्रयोग किया है? युन चेंग ने हंसकर कहा, खैर, आप ऐसा कह सकते हैं। उसका चेहरा चमक उठा। यह एक चमत्कारी विधि है। अब मुझे समुद्री बीमारी महसूस नहीं होती। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। मैं शी जियाओलिन हूं, 12 साल की हूं। उसने उत्तर दिया, और मैं तियान युन चेंग हूं, मिस की ही उम्र का। धन्यवाद, युवा मास्टर। आपके धन्यवाद से अब मुझे समुद्री बीमारी नहीं होती। उन्होंने उसकी ओर देखा और सलाह दी, यदि आप भविष्य में दूर की यात्रा करते हैं तो इस क्यूई परिसंचरण तकनीक को आजमाएं। इससे आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। अचानक उसे एक काम याद आया जो उसे करना था। ओह, मुझे याद आया। हे भगवान, मैं कितना अनाड़ी हूं। मुझे अपने दादाजी को ढूंढने जाना होगा। उसने एक बार फिर उसे बहुत धन्यवाद दिया और अपने दादाजी को ढूंढने के लिए जल्दी से चल दी। युन चेंग उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वह सचमुच सुंदर है। शायद जब वह बड़ी हो जाएगी तो बड़ी बहन की तरह वह भी एक अद्भुत सुंदरी बन जाएगी। जहाज के डेक पर ऊपर से एक आवाज आई, यंग जिया, क्या आप मुझे उस क्यूई परिसंचरण तकनीक का नाम बता सकते हैं? बर्फ जैसे सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। युन चेंग के भ्रमित भाव को देखकर उन्होंने आगे कहा, मैं उस तकनीक की बात कर रहा हूं जो आपने मेरी पोती को सिखाई थी। युन चेंग हकलाते हुए बोला, वह बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या यह शायद एक गुप्त तकनीक है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता है? तभी बूढ़ा आदमी ऊपरी डेक से छलांग लगाकर नीचे उतर गया। वह हल्के से युन चेंग के पास उतरा। युन चेंग ने तुरंत ही इस तकनीक को शून्य चरण कदम के रूप में पहचान लिया। बूढ़ा आदमी सचमुच हवा पर चल रहा था।
उसे एहसास हुआ कि यह आदमी सच्चा मार्शल आर्ट मास्टर था। दरअसल युन चेंग ने शुरू किया, मैंने कल ही क्यूई परिसंचरण तकनीक बनाई थी। बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हुआ। सिर्फ एक दिन में इस बच्चे ने एक साधना पद्धति बनाई है जो समुद्री बीमारी को कम करती है, और यह उस ताई जुबान हृदय पद्धति से भी अधिक प्रभावी है जिसकी साधना में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, क्या तुमने सचमुच इसे कल ही तैयार किया था? युन चेंग ने जवाब दिया, हाँ, मैं समुद्री बीमारी से इतना पीड़ित था कि मैंने अपने पूरे शरीर में क्यूई को प्रसारित करने की कोशिश की। अचानक मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया और परिष्कृत किया जब तक कि मैं समुद्री बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा गया। बूढ़ा आदमी उत्सुक बना रहा, आप केवल एक दिन में ऐसी क्यूई परिसंचरण तकनीक कैसे बना सकते हैं? युन चेंग को समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाए। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर यह समझाना बहुत कठिन है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या मैं आपकी नाड़ी जांच सकता हूं? युन चेंग ने सहजता से अनिच्छा से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। युन चेंग ने हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा सर, आप मेरी नब्ज जांच सकते हैं। उसने लड़के का हाथ पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और महसूस किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वास्तव में यह स्वर्गीय मार्शल काया है। तो यही कारण है कि जुबान 5 ताबीज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिव्य मार्शल काया वाले लोगों में मार्शल आर्ट सीखने की अद्भुत योग्यता और गति होती है, जो छोटी उम्र से ही धरती हिला देने वाली होती है। यद्यपि इस बच्चे की आंतरिक ऊर्जा अभी भी कुछ कमजोर है। सौभाग्य से उसकी क्यूई दूषित नहीं है। उनकी आंतरिक शक्ति और युद्ध कौशल निश्चित रूप से किसी दिन दुनिया को चकित कर देंगे। उसने लड़के की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यदि इस बच्चे का हृदय शैतानी होता या इसके मन में बुरे इरादे होते तो मुझे अभी कोई क्रूर निर्णय लेना पड़ता। 300 साल पहले बातू राज्य में एक स्वर्गीय मार्शल फिजिक भी प्रकट हुई थी। वह सचमुच एक राक्षस था। उसने मार्शल दुनिया में सभी का वध कर दिया और 30 वर्ष की आयु से पहले ही बातू भूमि का सर्वोच्च शासक बन गया। उसने मार्शल दुनिया को अराजकता और युद्ध में डुबो दिया। सैकड़ों संप्रदाय नष्ट हो गए, यहां तक कि 9 प्रमुख संप्रदाय भी संकट में फंस गए, हवा में दीपक की तरह टिमटिमाते हुए। यही कारण है कि जिया कैट कबीले और नामकुम कबीले ने मिलकर उसे दूर रखने के लिए क्यूई गेट हार्मोनी फॉर्मेशन का निर्माण किया। अंत में विभिन्न धर्मावलंबियों के दर्जनों सर्वोच्च विशेषज्ञों ने देश भर से आए सैकड़ों अन्य कुशल मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर उसे हराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसने फिर लड़के की ओर देखा। इस बच्चे की आत्मा शुद्ध है। वह मार्शल जगत के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। काफी देर तक विचार करने के बाद उसने अपने लबादे में हाथ डाला और कुछ निकाला। मुझ पर भरोसा करने तथा उस युवती को समुद्री बीमारी पर काबू पाने का तरीका दिखाने में आपकी दयालुता के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं। यह जुबान 5 ताबीज है। इससे आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। जेड हरे रंग का जुबान 5 ताबीज एक शक्तिशाली आभा बिखेरता था। वॉन थान ने आश्चर्यचकित होकर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अगर मैं इसे अपने साथ रखूं तो क्या इससे मेरी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी या मेरी मार्शल आर्ट में निखार आएगा? बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? कोई भी मार्शल कलाकार जिसने इसके बारे में सुना होगा, वह इसे खोजने के लिए दौड़ पड़ेगा। लेकिन वान थान परेशान दिख रहे थे। यदि मेरी मार्शल आर्ट में सुधार होगा तो मुझे और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्नत तकनीक सीखने के लिए मुझे एकांतवास में जाना पड़ेगा। मैं अंततः इस चीज से नफरत करने लगूंगा। बूढ़े आदमी ने लड़के की नादानी पर हंसी उड़ाई। हाँ, यह कोई जादुई कलाकृति नहीं है। यह बस आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करने के लिए है। तभी नाव के केबिन के अंदर से एक आवाज आई, दादाजी, आप कहाँ थे? मैंने अभी अभी एक ड्रैगन देखा है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए डेक पर चला गया, उसने उत्तर दिया। पता चला कि वह हियू लाम के दादा थे। हियू लाम ने मासूमियत से पूछा, क्या इस नदी में सचमुच ड्रैगन है, दादाजी? उन्होंने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, बेशक, इतनी लंबी और चौड़ी नदी में ड्रैगन क्यों नहीं होंगे? वह अभी भी आश्चर्यचकित लग रही थी। लेकिन क्या ड्रैगन केवल सुदूर पहाड़ों और घाटियों में ही नहीं पाए जाते? उन्होंने शांतिपूर्वक समझाया, छोटे तालाबों में छोटे ड्रैगन होते हैं, बड़ी नदियों में बड़े ड्रैगन होते हैं। मैंने अभी एक देखा, हियू लाम ने हौंफते हुए कहा। वास्तव में तुमने एक देखा? यह किस तरह का दिखाई दे रहा है? उन्होंने याद करने का नाटक किया, फिर कहा, यह अभी भी एक युवा ड्रैगन था, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था।
इसलिए इसका रूप बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन इसमें छिपी हुई शक्ति के कारण इसका ड्रैगन राजा बनना तय है, जो आकाश में उड़ेगा और दुनिया पर राज करेगा। हीलेन को अपने दादा की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। उसके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। यदि मैं डेक पर थोड़ी देर और रुका होता तो मैं इसे देख पाता। अफसोस की बात है। उसके दादाजी हंस पड़े। यदि भाग्य ने साथ दिया तो आप इसे किसी दिन पुनः देखेंगे। जैसे ही क्लाउड सिटी पर शाम छाने लगी, युन चेंग अपने कमरे में बैठकर अपनी क्यूई की साधना कर रहा था। उसके शरीर से एक तेजोमय ऊर्जा निकली। अपने चारों ओर घूम रही जीवंत ऊर्जा के बावजूद युन चेंग पर थकान का भाव छा गया। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने समुद्री बीमारी से लड़ने के लिए क्यूई साधना तकनीक बनाई है, मेरी मार्शल आर्ट एक और स्तर आगे बढ़ गई है। उनकी आवाज में निराशा का स्पर्श था। यदि मैं इसी तरह सृजन और अभ्यास करता रहा तो मैं मार्शल आर्ट के इस अंतहीन चक्र से कभी नहीं निकल पाऊंगा। उन्होंने कहा, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। शाही दरबार में विद्वान बनना। ऐसा प्रतीत होता था कि सचमुच उन्हें मार्शल आर्ट में कोई रुचि नहीं थी। हर बार जब वह अभ्यास करता था तो उसके चेहरे पर एक उदासी की छाया पड़ जाती थी। तभी उसने एक बात नोटिस की। उसकी क्यूई सामान्य से अधिक मजबूत, अधिक जीवंत महसूस हुई। उसके विचार उस बूढ़े आदमी की ओर चले गए। क्या यह उस बूढ़े अमर के कारण हो सकता है जिसने मेरी नब्ज देखी? उसे आश्चर्य हुआ। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं चाहता हूं कि आज रात मुझे गहरी, स्वप्नरहित नींद आए। जैसे ही उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई, नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उसकी छाती से सटा हुआ 5 रंगों वाला जुबान युआन मन का चमकने लगा। अगली सुबह वे गुआंगडोंग शहर पहुंचे। युन चेंग के माता पिता सड़कों पर घूमते हुए ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि शहर कितना बदल गया है। आपकी मां ने बताया, मैं आखिरी बार आपके पिता से 7 साल पहले मिली थी। ये स्वाभाविक है कि चीजें इतनी बदल गई हैं। एक आवाज गूंजी, अच्छा, अच्छा। यदि वह कोई प्रसिद्ध विद्वान न हो। ये शब्द एक ऐसे व्यक्ति के थे जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी आंखों में पहचान की चमक दिखाई दी और उन्होंने एक दूसरे को झुककर प्रणाम किया। कुलपति पेंग, क्या आश्चर्य है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे इतनी दूर जगह पर मिलूंगा। पैट्रियार्क पेंग ने जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। मुझे पैट्रियार्क तियान के जन्मदिन समारोह में शामिल होना था। अगर मुझे पता होता कि हम यहां मिलेंगे तो हम साथ साथ यात्रा करते। यह बच्चों के लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का एक अच्छा अवसर होता। वह रुक गया। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा भरी चमक थी। बताओ, क्या यह अफवाह सच है? युन चेंग के पिता ने भौहें सिकुड़ी। कौन सी अफवाह? कुलपति पेंग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अफवाह है कि आपका आदरणीय पुत्र शाही दरबार में विद्वान बनना चाहता है। युन चेंग के पिता भड़क उठे। हास्यास्पद। क्या आप हमारे तियानजियान परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं? वह दहाड़ा। उसके अंदर से एक उग्र आभा फूट पड़ी। उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि आसपास खड़े लोग 2 मीटर पीछे फेंक दिए गए। केवल युन चेंग की मां, जो अपने पति के गुस्से की आदी थी, अविचलित रही। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, पति जी, कृपया शांत हो जाइए। एक युवक आगे आया और पैट्रियार्क पेंग की बांह पर अपना संयमित हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, आप पहले अपनी तलवार नहीं निकाल सकते। मैं तियान परिवार के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमारा पेंग परिवार इस तरह से व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकता। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्या चल रहा है? क्या ये मार्शल कलाकार लड़ने वाले हैं? युन चेंग अपने पिता के पीछे खड़ा होकर चुप रहा। उसका मन तेजी से सोच रहा था। ये सब मेरी गलती है, उसने सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मेरे कारण मेरे माता पिता को अपमानित होना पड़ रहा है। यह स्थिति सुधार से परे है। युन चेंग की मां ने बढ़ते तनाव को रोकते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपने यह अफवाह वास्तव में कहां सुनी? उसने आदमी से पूछा। वह व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा। यह महज एक निराधार अफवाह है। आप सभी को इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युन चेंग की एक बुजुर्ग महिला रिश्तेदार ने बात की। तो फिर पेंग परिवार इतनी जल्दी क्यों आ गया? आप हमारे जैसे गुआंगडोंग जी परिवार के रिश्तेदार नहीं हैं। इससे वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। फिर वह अकड़कर चिल्लाया, मैं, पेंग रा, जो कुछ भी कर रहा हूं, उससे तियान परिवार का कोई लेना देना नहीं है। दोनों वृद्ध व्यक्ति, जो शारीरिक झगड़े की कगार पर थे, को उनके संबंधित परिवारों द्वारा रोक लिया गया। युन चेंग अपने पिता के पीछे खड़ा होकर उनकी शर्ट खींचने लगा। पिताजी, चलो चलें, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इससे उसके पिता का क्रोध और अधिक बढ़ गया। तुम बेवकूफ, जहां जाना है। ठीक उसी तनावपूर्ण क्षण में युन चेंग का पेट विरोध में जोर से गुर्राया।
उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान पेश की। लंबी यात्रा ने मुझे भूखा बना दिया है। मैं दादाजी के घर पर होने वाले भव्य भोज का इंतजार कर रहा हूँ। चल दर, यहाँ तक कि एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एल्डर पेंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? युन चेंग ने सफलतापूर्वक दोनों वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान बटा दिया था। वे दोनों मुड़े और विपरीत दिशाओं में चल पड़े। किसी कारणवश एल्डर पेंग हंस पड़े। उसके बेटे ने राहत की सांस ली। कहने की जरूरत नहीं कि युन चेंग अपने आप से काफी खुश था। उन्होंने एक ऐसे झगड़े को रोका जो एक साधारण लड़ाई से आगे बढ़ सकता था। एल्डर पेंग के बेटे ने टिप्पणी की, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। उनके निर्दोष प्रतीत होने वाले कार्य ने एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का समाधान प्रदान कर दिया। दोनों परिवारों ने हिंसा का सहारा लिए बिना अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। यदि उसका निर्दोष कृत्य सच्चा था तो तियान परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन अगर इसकी गणना की गई तो भविष्य में एल्डर पेंग का बेटा वहीं खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। वह अभी भी पूरी बातचीत से हैरान था। एल्डर पेंग ने चिल्लाकर कहा, जिससे उसका बेटा चौंक गया, तुम अभी भी वहां किस लिए खड़े हो? चल दर। वह वहां से जाने लगा, लेकिन कुछ बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी। वह यूं चेंग की ओर देखे बिना न रह सका। वह युवक निश्चित रूप से जानता था कि कैसे प्रभाव छोड़ा जाए। एल्डर पेंग के पीछे खड़े एक युवक ने पूछा, क्या हमें खाना खाने नहीं जाना चाहिए? एल्डर पेंग अभी भी गुस्से में थे और उन्होंने दांत पीस लिए। हाँ, लेकिन जब भी मैं तियान परिवार के उस बिगड़ैल बच्चे को देखता हूं, मेरी भूख मर जाती है। युवक ने आह भरी, मेरी भूख भी खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद तियान परिवार अपने दादा के घर पहुंचा। युन चेंग की बड़ी बहन ने कहा, यह संपत्ति एक महल की तरह है। जैसे ही मैदान पर रात छाने लगी, युन चेंग चुपचाप बाहर खिसक गया। उसने अपनी क्यूई को चैनल करना शुरू कर दिया, एक नाटकीय मुद्रा बनाते हुए घोषणा करते हुए, इस अतिरिक्त वसा को खत्म करने के लिए देर रात तक प्रशिक्षण। बकवास। मुझे अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए टहलने और ध्यान करने की आवश्यकता है। वह अचानक रुक गया। उसकी नजर सामने किसी चीज पर टिकी थी। उसके सामने एक मोहर थी। इसे वह नजरअंदाज नहीं कर सके, जैसा कि मुट्ठी राजा के परिवार से उम्मीद थी। यदि सच्चा सार सक्रिय हो जाए तो इस बगीचे के सभी पत्थर एक सीध में आ जाएंगे। अब यह दिलचस्प हो रहा है। उसके दादाजी पीछे से आए और पूछा, तुम यहां अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? युन चेंग अपने दादा की उपस्थिति से चौंककर उछल पड़ा। वह हकलाते हुए बोला, तुम यहां कब आए? उसके दादाजी ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बात कर रहे थे? युन चेंग ने तुरंत समझाया, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इस जगह की प्रशंसा कर रहा था। उनके दादाजी अभी भी हैरान लग रहे थे। इस जगह में प्रशंसा करने लायक क्या है? युन चेंग ने अपनी बाहें फैला दी। उसकी नजर आसपास के माहौल पर घूम रही थी। सब कुछ, सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि यहाँ का हर एक कंकड़ भी मार्शल आर्ट के रहस्यों को समेटे हुए है। ये शब्द सुनकर उसके दादाजी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आश्चर्यचकित था कि युन चेंग को यह पता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के रहस्य हैं? उन्होंने पूछा। युन चेंग ने अपने सामने पड़े एक पत्थर को देखा और अपना ज्ञान साझा किया। उदाहरण के लिए, यदि मैं उस पत्थर पर पैर रखूं और अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग करूं, तो मेरी मुट्ठी की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। उसके दादाजी गहरी सोच में पड़ गए। यहाँ सब कुछ आयरन फुट कबीले की मार्शल आर्ट के रहस्यों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। उस पत्थर के नीचे एक धातु की प्लेट रखी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस लड़के ने यहाँ की प्रकृति को समझ लिया है। प्रहार करते समय पत्थर निचले शरीर को संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे मार्शल कलाकार प्रहार की शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। पत्थरों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ताकि मार्शल कलाकार अपने हमलों को सहजता से अंजाम दे सके और पलक झपकते ही अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकें। विशेषकर शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के लिए ये पत्थर करीबी मुकाबले में निर्णायक कारक हो सकते हैं। उसने युन चेंग की ओर मूल्यांकन पूर्वक देखा। जैसा कि अपेक्षित था, शहतूत का पत्ता भी समय के साथ रेशम बन सकता है। ये लड़का सचमुच प्रतिभाशाली है, यहां तक कि मैं भी उसकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सका था। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपको इस व्यवस्था में कोई कमजोरी नजर आती है? युन चेंग इस सवाल से अचंभित रह गया। मैं ये कैसे जान सकता हूं? मुझे अभी अभी स्वयं इसका पता चला है। यद्यपि वह बाहर से मुस्कुरा रहा था, परंतु उसके दादाजी अचंभित थे। एक ही नजर में उसे इस व्यवस्था का रहस्य समझ में आ गया। चीजों की वास्तविक प्रकृति को समझने की यह क्षमता सचमुच उल्लेखनीय है। यदि यह लड़का खुद को मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए समर्पित कर दे, तो वह निश्चित रूप से दुनिया का सम्मान प्राप्त करेगा। अगली सुबह मार्शल आर्ट मंच पर मनमोहक तलवार नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा था।
प्रत्येक भोज में ऐसे आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट प्रदर्शन की आवश्यकता होती थी, लेकिन युन चेंग का ध्यान केवल भोजन पर था और वह बड़े चाव से खा रहा था। भोज ऐसा ही होना चाहिए, जीवंत और रोमांचक। उसके पास बैठी उसकी बड़ी बहन ने उसे डांटा, इतना शोर मत मचाओ, हम यहाँ मेहमान बनकर सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं। आपको इस भोज के मेजबान की तरह आचरण करना चाहिए तथा इसके समाप्त होने तक हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बहन की बात को नजरअंदाज करते हुए युन चेंग बिना रुके खाना खाता रहा। हाँ हाँ बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मंच पर ये युवतियां जो कलाएं प्रदर्शित कर रही हैं, वे सचमुच बहुत सुंदर हैं। उनके दादाजी ने उनकी हरकतों को गौर से देखा, फिर प्रसन्नता से बोले, हाँ हाँ, यह मार्शल आर्ट नृत्य शानदार है। इससे मुझे 10 साल छोटा महसूस होता है। जैसा कि अपेक्षित था, मुट्ठी राजा का मनोरंजन शीर्ष स्तर का है। शानदार। ये 3 व्यक्ति क्रमशः शाओलिन मठाधीश ग्रैंडमास्टर युआन वू थे, दाववादी मास्टर गु हुआन जेनरिन और एल्डर जू चेंगदू। वे सभी मुट्ठी राजा के भव्य जन्मदिन समारोह पर बधाई देने आए थे। युन चेंग के दादा ने जवाब में अपने हाथ जोड़ लिए। मेरे साथ जश्न मनाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे परिवार की किसी भी कमी को माफ कर देंगे और उत्सव का आनंद लेंगे। एक आंतरिक आवाज ने उससे आग्रह किया, हमें इन उबड़ खुशामदों को छोड़ देना चाहिए। एक मुट्ठी राजा की तरह निर्णायक रूप से जवाब देना चाहिए। भीड़ में कहीं लाओ पेंग नाम का एक आदमी दांत पीस रहा था। उन नर्तकियों के औसत प्रदर्शन को मुट्ठी नृत्य कहना अपमानजनक है। एक सच्चे मार्शल कलाकार को शर्म आनी चाहिए। युन चेंग की मां भड़क उठी, आप कौन हैं? उनके पिता भी इस उकसावे से नाराज थे। मुट्ठी राजा युन चेंग के दादा अप्रभावित रहे। लाओ पेंग की आवाज इतनी तेज थी कि सभी सुन सकते थे। कम से कम सच्चे मुट्ठी नृत्य का प्रदर्शन या पुरुषों के बीच मार्शल आर्ट का प्रदर्शन प्रसिद्ध मुट्ठी राजा के लिए अधिक उपयुक्त होगा। युन चेंग की मां गुस्से से भर उठी। किसी के जश्न में खलल डालना सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। मुट्ठी राजा ने एक ठंडी सांस छोड़ी। शायद मैं पर्याप्त विचारशील नहीं रहा हूं। मैंने सुना है कि पेंग परिवार के मुखिया का सबसे बड़ा बेटा हाल ही में अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में तेजी से प्रगति कर रहा है, और मेरे दामाद के सबसे छोटे बेटे ने भी काफी कुछ हासिल किया है। मेरा मानना है कि इन 2 होनहार युवा प्रतिभाओं के बीच एक मैत्रीपूर्ण मैच उत्सव को जीवंत कर देगा। युन चेंग ने भोजन खाते समय ही लगभग दम घुटने लगा तथा इस सुझाव से उसका सिर घूम गया। उसके माता पिता दोनों ही अचंभित थे। युन चेंग और उसकी बहन ने इसका कड़ा विरोध किया। दादाजी, आप पागल हो गए हैं क्या? नहीं, यह नहीं चलेगा। लेकिन मुट्ठी राजा को यह विचार बेहद मनोरंजक लगा। पेंग परिवार का मुखिया क्या सोचता है? लाओ पेंग रोमांचित होकर लगभग दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? यह शानदार होगा। चलो तुरंत शुरू करते हैं। युन चेंग पूरी तरह से अवाक था। उसके पिता ने उसके ससुर से विनती की, आप क्या कर रहे हैं? युन चेंग की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। उसने बुनियादी तलवारबाजी में भी महारत हासिल नहीं की है। तियान परिवार की शिफ्टिंग शैडो स्वॉर्ड स्टाइल की तो बात ही छोड़िए। दूसरी ओर पेंग रोंगमून ने पहले ही पेंग परिवार की सर्वोच्च तकनीक 5 टाइगर सेविंग ब्लेड में महारत हासिल कर ली है। हालांकि उसकी महारत पूरी नहीं हो सकती, यह अभी भी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ब्लेड शैली है। एक मार्शल आर्ट मैच, आप क्या योजना बना रहे हैं? बड़े बुजुर्ग आश्चर्य से आपस में बुदबुदाने लगे। क्या प्रसिद्ध मुट्ठी राजा की निर्णय क्षमता उम्र के साथ कम हो गई है? यह मैच बेतुका है। कितना दुखद है। समय वास्तव में क्रूर है। मुख्य मेज पर बैठे मुट्ठी राजा को पता था कि यह क्षण अपरिहार्य था। वह इसे प्रत्यक्षतः देखना चाहता था। युन चेंग ने एक आह भरते हुए अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। रोंगमून आत्मविश्वास से भरपूर होकर मुस्कुराया। हेबई का पेंग परिवार पीढ़ियों से इस क्षेत्र की मार्शल आर्ट का प्रतिनिधित्व करता रहा है। मार्शल दुनिया में नंबर 1 का खिताब पाने से उन्हें रोकने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हमेशा से तियान तलवार कबीला और मुट्ठी राजा की पत्नी का परिवार, जिन कबीला रहा है। दोनों युवक एक दूसरे के सामने झुके। युन चेंग ने मन ही मन सोचा, युद्ध की दुनिया वाकई हैरान करने वाली है। क्या हर चीज मुट्ठियों से ही तय की जानी चाहिए? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम शाही किताबें पढ़ें और फिर उन पर चर्चा करें? युन चेंग ने अचानक कहा, वाह, अद्भुत। जब उसने उस विशालकाय ब्लेड को देखा जो उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। अविश्वसनीय, अद्भुत। वह दौड़कर उस आदमी के पास गया, उसके शरीर को छूने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा। आप इस तरह का शरीर पाने के लिए कैसे प्रशिक्षण लेते हैं? इन भुजाओं को देखो, स्टील की तरह ठोस, और उसके पोवाह, वे पीछे की ओर भी मुड़ते हैं। इस उत्साहपूर्ण अभिवादन के बाद
युन चेंग ने सोच समझकर अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और गर्व भरे लहजे में कहा, ऐसा कहा जाता है कि मांसपेशियों का द्रव्यमान मूर्खता के सीधे आनुपातिक होता है। आदमी ने दांत पीसते हुए सोचा, इन किताबी कीड़ों की धीमी उबाऊ हरकतें। युन चेंग ने अपनी लगातार बकबक जारी रखी। बाहरी दिखावे की तुलना में आंतरिक तत्व ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने इनालेक्ट्स में कहा है, युन चेंग जितना अधिक उपदेश दे रहा था, उतना ही अधिक क्रोध में उस आदमी का जबड़ा कसता जा रहा था। साले, आज तू मरा हुआ मांस है। वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। हर शब्द के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम मर रहे हैं। तो वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इस बेकार पिल्ले से छुटकारा पाने के लिए मेरा उपयोग करना चाहता है, युन चेंग ने सोचा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई जब उसने अपनी छोटी तलवार को ऊपर उठाया। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन बेकार है। वह आदमी आश्चर्यचकित हुआ। क्या द्वंद्व युद्ध? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर हो? उसने अपना विशाल ब्लेड लहराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह अपमान करने की? युन चेंग अपनी छोटी तलवार को पकड़ते हुए हैरान दिख रहा था। अरे, हमला करने से पहले तुम्हें शुरू करो कहना चाहिए। यह बुनियादी मार्शल आर्ट शिष्टाचार है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? युन चेंग के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उस आदमी ने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमा दी। युन चेंग ने अपने छोटे ब्लेड से वार को रोक दिया। क्रोधित होकर उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत हमला करने में लगा दी। चलो देखते हैं कि आपके मजाकिया शब्द आपको कितने समय तक बचा सकते हैं। युन चेंग ने मोह बनाते हुए उस विशाल हथियार को रोकने का प्रयास किया। उस आदमी की तलवार एक उग्र नृत्य करते पंखे की तरह ऊपर नीचे चमक रही थी। उनके शारीरिक गठन में भारी अंतर था। वह आदमी अपनी हताशा जाहिर करते हुए युन चेंग पर हमला करता रहा। युन चेंग का चेहरा प्रयास से विकृत हो गया तथा वह बाल एक और वार से बच गया। इस भयंकर हमले के बावजूद उस आदमी का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि युन चेंग उसके शक्तिशाली हमलों से कैसे बचता रहा। युन चेंग लड़खड़ा गया और क्षण भर के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया। वह आदमी मौका देखकर मुस्कुराया। उसने निर्णायक प्रहार करते हुए अपना ब्लेड नीचे गिराया। लगातार हमलों से हवा में खून की फुहारें उठने लगीं। युन चेंग के चेहरे पर चिंता के भाव थे और वह सहज रूप से चकमा दे रहा था। पेंग रोंगमून ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करने के बाद अपनी तलवार अखाड़े के फर्श पर पटक दी। युन चेंग का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पेंग रोंगमून ने विजयी और तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया। स्टैंड में युन चेंग के माता पिता घबराकर चिल्लाने लगे। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। पेंग रोंगमून के सफल हमले से जय जयकार कर रही भीड़ खामोश हो गई और उसकी जगह स्तब्ध चुप्पी छा गई। युन चेंग जमीन पर बैठ गया, अपने खून बहते घाव को पकड़े हुए। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। वह पेंग रोंगमून को घूरता रहा। उसका शरीर कांप रहा था। हमले की गति और भयंकरता से वह स्तब्ध था। खून से लथपथ उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। युन चेंग के चेहरे पर घबराहट भरी चिंता झलक रही थी। उसने सोचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और अगर थोड़ा और अंदर जाता तो यह सीधा मेरी पसलियों को चीरता हुआ बाहर निकल जाता। दांत पीसते हुए उसने अपना कांपता हुआ हाथ तलवार की मूठ पर स्थिर किया। मैं इस अधूरे उकसावे के साथ पेंग झोंगमो और उनके हास्यास्पद ब्राउन ब्लेड से नहीं हार सकता। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। युन चेंग धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर तनाव था। उन्होंने निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि मैं बचपन से ही तलवारबाजी में निपुणता हासिल कर लूं। उसके मन में अपने दादा की छवि उभरी। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और ऐसी आंखें जिनमें हजारों लड़ाइयों का ज्ञान समाया हुआ था। जियागो की अपनी एक अलग दुनिया है। यदि आप नायक बनना चाहते हैं तो आपको इसकी वर्तमान स्थिति को तोड़ना होगा। युन चेंग का चेहरा कठोर हो गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर कर देखा। इस बीच पेंग झोंगमू और उसका बड़ा बेटा एक मेज पर बैठे थे। छोटा बेटा आहें भर रहा था और अपना सिर हिला रहा था। छोटे बेटे ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह बहुत निराशाजनक है। बूढ़े पेंग ने अपना पानी का कटोरा उठाते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, वह कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। बड़े बेटे ने अपने बड़े भारी ब्लेड को पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। देखो पिताजी, उसने सोचा। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरी जीत देखो। वह असंख्य दर्शकों का ध्यान पाकर आनंदित हुआ। वह युन चेंग को घूरता रहा, हमला करने के लिए तैयार। उसके सामने युन चेंग कांप उठा। उसके होठों से एक हल्की सी आवाज निकली। वह सतर्क तो लग रहा था, लेकिन साथ ही बहुत आशंकित भी था। जैसे ही उसने अपनी तलवार को धीरे से ऊपर उठाया,
वह एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगी और खुद को शांत करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली। एक दहाड़ के साथ युन चेंग आगे बढ़ा। उसकी तलवार अब घूमती हुई हरी ऊर्जा से लिपटी हुई थी और उसका निशाना सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी पर था। अमर पथ, प्रथम रुख, हृदय भेदक। अचानक हुए हमले से बड़े पेंग बेटे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। युन चेंग ने अपना हमला जारी रखा। दूसरा रुख, पृथ्वी विभाजक। इसके बाद क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वारों की झड़ी लग गई। प्रत्येक वार के साथ युन चेंग की आवाज गूंजने लगी। नीचे की ओर वार, जैसे माउंट ताई अपने दुश्मनों को कुचल रहा हो। तीसरा रुख, स्वर्ग क्लीवर। वह रुका, हांफते हुए, अपने आप से बुदबुदाते हुए, वार, बचाव, काटना। सभी तलवारबाजी के मूल सिद्धांत। उसने अपनी तलवार को चौड़ा किया। उसके चारों ओर हरी ऊर्जा घूम रही थी जैसे ही उसने घोषणा की। इस क्षण से छोटा पेंग बेटा युन चेंग के प्रदर्शन से पूरी तरह से चकित होकर शून्य से देखता रहा। युन चेंग ने अपनी हरकतें जारी रखीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं आपसे लड़ने के लिए 3 प्रतिभा तलवारबाजी का उपयोग करूंगा। पेंग का बड़ा बेटा जड़वत खड़ा होकर हकला रहा था, क्या? दुनिया में क्या? युन चेंग ने अपनी तलवार को चंचल ढंग से लहराते हुए ताना मारा। अरे अरे! उपहासित महसूस करते हुए बड़े बेटे ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा, 3 प्रतिभा तलवारबाजी? तुम पेंग परिवार के आरोही ब्लेड, आयरन ब्लड क्रिम्सन स्टार ब्लेड को ऐसी बचकानी तकनीक से चुनौती देने की हिम्मत कैसे करोगे? भीड़ में फुसफुसाहट गूंजने लगी। 3 प्रतिभा तलवारबाजी, ये तो बमुश्किल शुरुआती स्तर है। किसी ने फुसफुसाया, ये तीसरे दर्जे के घुमक्कड़ों और भिखारियों की तलवारबाजी है। एक और जोड़ा गया। असमंजस की स्थिति बनी रही। स्वर्गीय तलवार परिवार का कोई व्यक्ति ऐसी बुनियादी तकनीक का उपयोग क्यों करेगा? युन चेंग के माता पिता स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे, जबकि उसके पिता हतप्रभ थे। वह हमारे परिवार के आरोही ब्लेड का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? उसकी मां, अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए, निराशा में फुसफुसाते हुए बोली, मेरा बेटा, ओह मेरा बेटा। उसकी बड़ी बहन चिल्लाई, वह बेवकूफ फिर जिद्दी हो गया है। बूढ़ा पेंग हताशा में दहाड़ा, लानत है, वो पेंग परिवार की अजय ब्लेड तकनीक को कम आंकने का साहस करता है। पास में ही दूसरा बेटा भी अविश्वास से देख रहा था, क्या तियान जियान अपना दिमाग खो बैठा है? स्टैंड में युन चेंग ने हवा में गेंद उछालते हुए लगातार अभ्यास जारी रखा। उन्होंने धीरे से कहा, मार्शल आर्ट के मूल सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उनके हाथ लयबद्ध तरीके से चल रहे थे। सभी तलवारबाजी का आधार काटना, बचाव करना और वार करना है। युन चेंग बेपरवाह आत्मविश्वास के साथ एक हाथ अपनी कमर पर रखे हुए खड़ा था। दूसरे हाथ से उसने तलवार की मोट पकड़ी हुई थी और उसे पेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की ओर तान रखा था। उन्होंने आगे कहा कि विशेषज्ञ सादगी पसंद करते हैं और उनकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। आपकी ब्लेड तकनीकें बहुत ज्यादा चमकदार है। सबसे बड़ा बेटा पेंग रोंगम्यू युन चेंग के शब्दों पर उदास हो गया। उसका शरीर क्रोध से कांप उठा। जैसे ही उसने अपनी प्रभावशाली तलवार पकड़ी और युन चेंग की ओर झपटा, दहाड़ते हुए बोला, ओ दूध पीने वाले, मुझे उपदेश देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी तलवार को सीधे आगे की ओर तानते हुए पेंग रोंगम्यू ने भयानक गति से हमला किया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। उसकी गर्दन में नसें उभर आई थीं। धृष्ट, वह चिल्लाया। युन चेंग ने शांतिपूर्वक अपनी छोटी तलवार अपने सामने उठाई। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। पेंग रोंगम्यू ने अपना ब्लेड सीधे युन चेंग पर फेंका। दांत पीसते हुए उसका पैर जमीन पर जोर से टकराया। युन चेंग ने अपनी छोटी तलवार से आने वाले हमले को रोक दिया। उसके होठों पर एक हल्की, जानकार मुस्कान खेल रही थी। दोनों ब्लेडों के टकराने से चिंगारियां निकलीं। युन चेंग की तलवार पेंग रोंगम्यू के ब्लेड के साथ फिसल गई, जिससे हवा में चिंगारियों की बौछार होने लगी। कड़े जबड़े और अविचल दृष्टि के साथ उन्होंने तेजी से जवाब दिया। पेंग रोंगम्यू सहज विक्षेपण और तत्काल जवाबी हमले से आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या? उनके हथियार पुनः जोरदार टक्कर के साथ टकराए, जिससे दोनों व्यक्ति पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। युन चेंग ने अपनी तलवार पर मजबूत पकड़ बना ली। उसने अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी नजरें अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी थीं। मैं भी, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। युन चेंग आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमला होगा। पेंग रोंगम्यू ने अपने होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए आसानी से हमले को चकमा दे दिया। पेंग रोंगम्यू ने जोर लगाते हुए तेजी से अपना ब्लेड पुनः अपनी जगह पर रखा और उसे आगे की ओर बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव था। ब्लेड तीर की तरह युन चेंग की ओर चला। युन चेंग ने हमले की आशंका करते हुए अपनी तलवार को रक्षात्मक कोण पर मोड़ लिया।
उन्होंने तेजी से अपना सिर बाईं ओर झटका जिससे वे बाल बाल बच गए। पेंग रोंगम्यू के हमले की दिशा बदल गई, जिससे युन चेंग को दाईं ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा। चुप होना, युन चेंग ने ताना मारा, उसकी आवाज में तिरस्कार का भाव था। तुम मुझसे तेज हो, है ना? पेंग रोंगम्यू ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ तेजी से अपना ब्लेड उठाया और अपना रुख बदल दिया। हा, वो हंसा। उसका ब्लेड, जो ऊपर निशाना साधे हुए था, अब क्षैतिज दिशा में घूम गया। युन चेंग को अचानक झटका लगा और वह हमले के समय दर्द से चिल्लाने लगा। वह लड़खड़ा गया, अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की ओर गिरने लगा। हमले के बाद उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। युन चेंग का आश्चर्य स्पष्ट था। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। पेंग परिवार के दूसरे बेटे पेंग डुंग ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत अपनी तलवार को ऊपर उठाकर गति पकड़ ली। उसकी आंखें क्रोध से काली पड़ गईं और उसने ताबड़तोड़ वार किए। उसकी गति इतनी अप्रत्याशित थी कि युन चेंग मुश्किल से प्रतिक्रिया कर सका। युन चेंग हकलाते हुए बोला, ओह आह। पेंग डुंग, उसका चेहरा क्रोध का मुखौटा था। उसकी आंखें धधक रही थीं। उसने क्रूर बल के साथ अपना हमला किया। तुम काय हो? वह दहाड़ा। युन चेंग ने अपनी पतली तलवार से वार को रोकने की कोशिश की, जिससे उसका हाथ हिल गया। नाजुक ब्लेड पर लगातार हमले हुए। युन चेंग का चेहरा तनावग्रस्त था और वह प्रत्येक कठिन बचाव के साथ गुरगुराहट करता था। पेंग डुंग ने अपनी विशाल तलवार से शक्तिशाली प्रहारों की झड़ी लगा दी। फिर भी युन चेंग ने अपने कमजोर हथियार से हमले को विफल करना जारी रखा। युन चेंग के पिता नीचे से चुपचाप और चिंतित होकर द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। पेंग डुंग ने अपना रुख बदला और अपनी अद्वितीय तलवार को कसकर पकड़ लिया। रक्त निस्सारक लाल ब्लेड कला। वह जोर से बोला, उसके शरीर से श्वेत ऊर्जा का एक उछाल निकल रहा था। वह तेज गति से आगे बढ़ा। उसका शरीर दो झिलमिलाती छवियों में विभाजित हो गया। क्रिम्सन ब्लेड फ्लैश। वह रोया। हमला इतना तेज था कि उसे देखा नहीं जा सका। यह एक धुंधली सी गति थी जिसका लक्ष्य सीधा युन चेंग था। झटका घर पर लगा। युन चेंग की आंखें पीछे की ओर घूम गईं। वह हौंफते हुए बोला, उफ, और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। पेंग डुंग, जिसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट आत्मविश्वास का मुखौटा था, आगे निकल गया और युन चेंग को जमीन पर गिरा हुआ छोड़ गया। विजयी पेंग डुंग ने जय जयकार के बीच अपनी तलवार ऊंची उठाई। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। मैं बहुत प्रभावशाली लग रहा हूं, उसने सोचा। मैं बहुत प्रभावशाली लग रहा हूं, उसने फिर सोचा। नीचे भीड़ स्तब्ध होकर चुप हो गई। ये तो खत्म हो गया, किसी ने बड़बड़ाया। एक अन्य व्यक्ति बोला, यह एक तरफा लड़ाई थी। प्रशंसा से भरी आवाज में कहा गया, वे कहते हैं कि मुरिम में सबसे अच्छे लोग क्रूर ब्लेड कला के उस्ताद हैं। पेंग झान की ब्लेड तकनीक वाकई शानदार है। प्रशंसाओं का सिलसिला जारी रहा। तभी पीछे से युन चेंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो अनुमानित क्रूर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। पेंग डुंग चौंक कर और घबराकर घूम गया। युन चेंग ने अपने हाथ कंधों तक उठा लिए। इतनी सारी अनावश्यक हरकतें, उन्होंने तिरस्कार के भाव के साथ कहा। पेंग डुंग युन चेंग की ओर पीठ करके खड़ा रहा। उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। युन चेंग ने अपनी बाहें फैला दी। देखो, मैंने इस भोज के लिए इतने महंगे कपड़े तैयार किए थे, और अब मैं एक भिखारी की तरह दिख रहा हूं। लड़ाई के कारण उसके नीले वस्त्र फट गए थे, फिर भी उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। भीड़ आश्चर्यचकित होकर बड़बड़ाने लगी। क्या उसे कुछ नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे उसका लबादा फटा हुआ है। ये सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा, और आश्चर्य से उसका चेहरा अकड़ गया। इसका क्या मतलब है? उसने सोचा। मंच के नीचे पूरा दर्शक मंडल स्तब्ध था, तथा उत्साहपूर्ण बातचीत से गूंज रहा था। क्या चल रहा है? एक व्यक्ति ने पूछा। क्या उसने सचमुच 3 तलवारों के रुख को अवरुद्ध कर दिया था? दूसरे ने कहा, तब सीखने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह परम तकनीक। यहां तक कि तीनों जज भी अचंभित रह गए। एक ने पूछा, यह कैसे संभव है? एक अन्य ने कहा, यह मार्शल आर्ट के लिए एक सच्ची चुनौती है, अमिताभ बुद्ध। वह चुप रहा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने युन चेंग की ओर देखा। वह बदमाश, क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसने क्रोधित होकर सोचा। अचानक क्रोध ने उसे खा लिया। उसकी त्वचा के नीचे की नसें उभर आईं, नीली बिजली की तरह कड़कने लगीं। बहुत अच्छा, वह अंदर से उबल पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप मूर्ख बने। युन चेंग की मां ने विनती की। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पिताजी, कृपया इसे बंद करो। युन चेंग की मां भीख मांगती रही। कृपया ढोल बजाओ। इससे पहले उसका इसे रोकना महज किस्मत थी।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो युन चेंग गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। युन चेंग के दादा ने शांति से जवाब दिया, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी मां ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या यह अभी भी एक मैच है? यह हत्या का प्रयास है। वह युन चेंग को मारने के लिए माचिस की आड़ का उपयोग कर रहा है। युन चेंग के दादाजी अविचलित रहे। ज्यादा चिंता मत करो, वह लड़का अब एक जबरदस्त विशेषज्ञ है। युन चेंग की मां उसके शांत व्यवहार से आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? वह अपने पिता की ओर देखती रही और उनके द्वारा विस्तार से बताने की प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने आगे कहा कि 3 तलवारों की मुद्राओं को समझने के मामले में वे एक सच्चे गुरु हैं। युन चेंग की मां हकलाने लगी, पूरी तरह से समझने में असमर्थ। इस बीच उसके पिता उदास भाव से बैठे हुए सोच रहे थे, तुम कब तक अपने खोल में निष्क्रिय बैठे रहोगे? यदि आप स्वयं स्वर्गीय मार्शल सील से मुक्त नहीं होते हैं तो किसी और को आपके लिए इसे नष्ट कर